हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग ट्रांजिएंट सर्किट पर आधारित पिछले वर्षों में जो जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी भूमिका के चलो सीधे हम प्रश्न पर आते हैं, एक एक करके प्रश्न लेते हैं। पहला ये सवाल है, ये देखो, ये क्या बोल रहा है कि ये फॉलोइंग सर्किट द स्विच S इज क्लोज एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पर यह स्विच जो है बंद किया जा रहा है ना। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C1 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम विल गिवन बाय इतना। देखो, ये CR सर्किट है और इसको जैसे ही हम बंद करते हैं, है ना, तो इसमें पूछ रहा है कि कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना होगा। सब सीरीज में है तो इनमें भी Q चार्ज होगा, ये माइनस Q इस पर होगा, इस पर प्लस Q होगा, इस पर Q होगा, है ना। हाँ, यहाँ माइनस Q होगा। ठीक, इस तरह से चार्ज है। और वो चार्ज जो कितना होता है इसका इक्वेशन अब डेराइव नहीं करेंगे, हम लोग सीधे फॉर्मूलेस का उपयोग करेंगे। ठीक है ना। तो जो Q होता है CE। ठीक है ना। इसमें CE किसी भी सिंपल वाले में CE 1 माइनस e की पावर माइनस t/CR टाइम कांस्टेंट। ठीक है ना। कैपेसिटर सर्किट का चार्ज जो होता है इतना। ये किस सर्किट के लिए है? ये ऐसा था, ये C इसका था और ये R था इसमें, है ना। और यहाँ आपने E लगा दिया वोल्टेज, फिर ये ऐसे कर दिया था। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि टाइम के साथ इस पर जो Q होगा, Q का एक्सप्रेशन ये था। ठीक है ना। तो जो हमारा ये प्रॉब्लम सर्किट दिया हुआ है इसमें C जो है ना, C की जगह ये इसमें सिंगल कंडेंसर था, यहाँ पर क्या है, दो कंडेंसर है। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा C1 C2 भाई C1 प्लस C2 सीरीज में ऐसा ही होता है। ठीक है ना। तो अब C की जगह ये आ जाएगा, तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा Q बराबर C1 C2 भाई C1 प्लस C2 E। ठीक है, 1 माइनस T बाई C इक्विवेलेंट, है ना। ये C इक्विवेलेंट R E की पावर इतना। ठीक है, ये इसमें कौन सा मैच कर रहा है? देखो, CE 1 माइनस ये, तो ये सही है ये। ठीक है। हाँ, अगला सवाल लें। ये देखो, इसमें जो सवाल कर रहा है कि देखो, कंसीडर द LR सर्किट shown in the figure if the switch S is closed at t equal to 0 then the amount of the charge, हमको ये बताना है, पास थ्रू द बैटरी से कितना चार्ज निकल गया। तो इसमें करंट का एक्सप्रेशन आप इसको जानते हो, ये LR सर्किट है, LR सर्किट है ना। ये LR सर्किट का ग्रोथ ऑफ द करंट है। ठीक है ना। अब ये LR, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? I का एक्सप्रेशन क्या होता है? I जो होती है, तो ये E है ना। तो स्टेबलाइज होने में E/R इसमें करंट हो जाएगी, स्टेडी स्टेट में E/R हो जाता है ना। और 1 माइनस E की पावर माइनस T/टाउ।
और टाउ क्या होता है, टाउ बराबर L/R, है ना, ये टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जो करंट बह रही है तो जीरो से लेकर, जीरो पर हमने स्टार्ट किया है ना, और टाउ तक है ना, L/R टाइम वो टाउ है, तो टाउ सेकेंड तक कितना चार्ज गई, डेल्टा क्यू बताओ। ठीक है ना, तो अब हम क्या कैसे बनाएंगे, देखो dQ/dt बराबर कितना होता है, I होता है। इसका मतलब dQ बराबर ये होता है इंटीग्रल I/dt। ये तो आप कर सकते हो, लेकिन कितने में, जीरो से टाउ के बीच में, ये हमको चाहिए, बस आप कर लो इसमें। तो आप ये कह सकते हो डेल्टा क्यू बराबर इंटीग्रल E/R, रहने दो, 1 माइनस T/टाउ dt। ठीक है ना, ये इतने का इंटीग्रेट करना, कर लो, और जीरो से टाउ, इसको हम करेंगे तो ये बनेगा E/R का तो कुछ करना नहीं, रहने देते हैं, इसका हो जाएगा T, और ये हो गया प्लस T टाउ, है ना, E की पावर माइनस T/टाउ, और इनका जीरो से टाउ तक इवेलुएट करो, तो ये कितना होगा देखो, E/R तो कोई दिक्कत नहीं, टी के टाउ रखो पहले, तो ये हो गया टाउ प्लस टाउ बाई ई, यानी टाउ बाई टाउ कितना हो जाएगा, ई एक हो जाएगा ना, तो ई पर -1 का, तो अच्छा इतना हो गया। अब जीरो की वैल्यू रखो, तो -0 माइनस ये एक हो जाएगा माइनस टाउ, देखो टाउ से टाउ कट गया, है ना, टाउ बाई ई, तो हमारा उत्तर हो गया ई टाउ बाई आर। ठीक है ना, तो ये डेल्टा क्यू का हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया, अब E/R इंटू टाउ, हाँ ई भी है ना, ये ई है, ई भी है, ई मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई, तो आर ई भी है, और टाउ की वैल्यू L/R रख दो, तो अब क्या हो गया, EL/R² ई। ठीक है ना, अब ई की वैल्यू 2.7 होती है कोई, ये 27 नहीं है, ये 2.7 होगा। तो ये सवाल फिर दोबारा पूछेगा तो ई भी दे सकता है, EL/R²। तो वैल्यू के मामले में देखो तो EL/R² इंटू 2.7 है ना, 2.7, तो ये 2.7, ये 27 नहीं है, ये 2.7 होगा। ठीक है ना, दिया होगा सही, तो ये उत्तर, इसको 2.7 हम कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका ये आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये भी LR सर्किट है ना, सेल्फ इंडक्टेंस है, ये एक LR सर्किट है, इसका सेल्फ ये जो है 10 मिली हेनरी है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक, और इसका एंड रेजिस्टेंस कॉइल है, उसका रेजिस्टेंस 0.1 है, 0.1 तो इसका इंटरनल रेजिस्टर है। ठीक है, इज कनेक्टेड थ्रू द स्विच टू अ बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये बैटरी भी है, इसके साथ बैटरी है ये ऐसा, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.9 वोल्ट का है, 0.9 ओम का है, सॉरी ये रुको, 0.9 ओम, और ये 0.1 ओम ये है, और इसका ये जो स्विच है ऑन कर देते हैं, है ना, इसको बंद कर देते हैं, तो करंट बहने लगती है। अब पूछ रहा है कि इसको 80% चार्ज होने में, है ना, करंट, द टाइम टेकन टू करंट टू अटेन 80% ऑफ द सैचुरेशन वैल्यू। ठीक है भाई, अब ई जो दिया है कितना, ई का कोई मतलब नहीं है, ई का कोई शायद मतलब नहीं है इसमें, ई दिया भी नहीं है, बैटरी दिया नहीं, ये ई है।
ठीक है। देखो तो इसमें R कितना है 1 ओम, कितना 0.1 प्लस 0.9, ये सब सीरीज में हो गए तो 1 ओम हो गया। ठीक है। L कितना है 10 मिली हेनरी, तो इसका मतलब 10 गुणित 10⁻³ हेनरी। ठीक है। तो टाउ कितना हो जाएगा, टाउ हो गया L/R, तो ये हो गया 10⁻²/R1, तो ये है 10⁻² सेकेंड। ठीक है, इतना हो गया। चलो ये टाउ तो हम इसी रूप में लिखेंगे। तो I बराबर कितना होता है, I बराबर E/R, R1 है तो 1 माइनस e⁻ -T/टाउ। ये सेचुरेशन इसको कहते हैं I जो है, ये मैक्सिमम E क्या है, ये E को ही I हो गया L/R। ये जो I सेचुरेशन होगा I0 E/1, तो दैट इज E, है ना। तो अब ये कह रहा है इसमें, ये इक्वेशन आप सॉल्व करना है कि टाइम निकालो, ये T निकालो, फाइंड द T, है ना, व्हेन I इक्वल टू 0.8 E। ठीक है, करो तो 0.8 E बराबर E 1 माइनस e⁻−T/टाउ। ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, इधर जाओ, ये E से E कट गया और इसको सॉल्व करें तो 0.2 बराबर कितना हो गया, -0.2 बराबर -e/−T/टाउ, मीन्स e/−T/टाउ इक्वल टू 0.2, है ना। तो इसको आप ये कह सकते हो कि 1/5 हो गया। ठीक। अब यहाँ और भी लॉग लेते हैं, तो T/टाउ इक्वल टू ln5। ln5 की वैल्यू दिया है 1.6, तो T बराबर क्या हो गया 1.6 टाउ। ठीक है ना। तो 1.6 गुणित 10⁻−2, तो ये कितना होगा 0.016, ये हुआ 1.6 को 10⁻, इतना, तो डेसिमल 2 अंक और खिसकेगा तो 2 अंक तो यही हुआ 0.01 सेकेंड। देखो ये तुम्हारा डी मिला, डी इसका उत्तर हुआ। ऐसे ही इन्होंने ये दे रखा है ln5 इक्वल टू 0.6। तो अगला सवाल लेते हैं। ये एक सर्किट दिया हुआ है ना, इस सर्किट के पैरामीटर्स आपको ये डिजाइन में दे दिया है। ठीक है ना। कहता है कि द टाइम एट विच द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी across the resistance is equal to the rate at which the magnetic energy is stored in the inductor is। ठीक है ना। इसमें ये क्या कह रहा है कि एनर्जी लॉस इन द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर, इन द इंडक्टेंस। ठीक है। देखो अब पावर डिसिपेशन, एनर्जी लॉस माने एनर्जी लॉस इन रेजिस्टेंस, ये कितना होता है, वो होता है I²R। एक ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती कि रेजिस्टेंस में हमेशा पर सेकेंड एनर्जी I²R लूज होता है ना, हीट बदलती है। ठीक है। अब स्टोर्ड एनर्जी, द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड, है ना, तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। इंडक्टर में स्टोर कितना होता है, वो होता है L, ½ LI²।
इतनी एनर्जी स्टोर होती है जब आई करंट इसमें बह रही हो तो रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ एनर्जी है ना। तो रेट क्या होगा, रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। वो कितना हो गई, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये होगा LI/dI/dt, ठीक है। ये तीसरी बात होगी। अब ये कह रहे हैं कि दोनों चीज़ बराबर होगी तो क्या हो जाएगी, तो इसका मतलब हमें कहना है LI/dI/dt इक्वल टू I² R, ठीक है। तो देखो I से I कैंसिल हो गया, एक I माने I इज नॉट जीरो, क्योंकि एनर्जी तो नुकसान हो ही रही है, तो I इज नॉट जीरो, I इज नॉट जीरो, दिस इम्प्लाइज LDI/dt इक्वल टू RI, ठीक है। अच्छा, अब किरचॉफ लॉ के आधार पर आप देखो इस सर्किट का किरचॉफ लॉ क्या बताएगा, LDI/dt प्लस RI इक्वल टू E, ये रहता है ना। तो LDI/dt को सीधे डिफरेंशिएट करने के बजाय हम यहाँ से ले लेते हैं, ये किरचॉफ लॉ से है ना। तो क्या है, LDI/dt इक्वल टू E माइनस RI, ठीक। तो ये अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि LDI/dt की वैल्यू को E माइनस RI कर देते हैं, ठीक है। तो कुल मिला करके यहाँ से ये मिला I 2I R इक्वल टू E, मीन्स I इक्वल टू E/2R, है ना। E/R सेचुरेशन करंट होती है, I0/2, है ना। E/R इज अ सेचुरेट, I0 इज सेचुरेशन करंट, ठीक है ना। अब हमारा जो है कुल मिलाकर के ये जो कहानी इन्होंने बताई है कि करंट को, है ना, करंट वो क्या पूछ रहे हैं कि वो टाइम बताओ कि द टाइम, हमें टाइम चाहिए जिसमें जो एनर्जी I जो है I0/2 हो जाए, ठीक है ना। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, I बराबर I0, है ना, 1 माइनस E/t/τ, ठीक। इसको आधा होना है तो ये जो हो जाएगा I0/2, तो अब क्या हो गया, e⁻t/τ इक्वल टू हाफ। इसको हल करो तो ये t बराबर होगा τ/ln2, है ना। इसकी हाफ लाइफ क्या है, ln2, टाउ टाइम ln2। टाउ कितना है भाई, अब टाउ इस सर्किट का सिंपल से टाउ इक्वल टू L/R। सर्किट देखो, L/R निकालो, L है 20 हेनरी, R है 10, तो ये हो गया 2 सेकेंड, टाउ 2 सेकेंड हो गया ना। तो जो टाइम लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड इज 2 सेकेंड ln2, ये 2 ln2, ये इनका उत्तर हुआ, ठीक है। ये पूरी माथा पच्ची I0 करंट को आधा होने का लगने वाला समय 2 ln टाउ होता है, नहीं टाउ ln2 होता है। यह हाफ लाइफ इसका इतनी होता है, इसी को हाफ लाइफ होता है, ठीक है। कि करंट को आधी डीके या आधी रेज होने में, इंक्रीज होने में 2 टाउ ln2 टाइम लगता है। तो अब ये पता कैसे लगा, ये यहाँ से इतनी एनालिसिस करने के बाद लगा, ठीक है। आजकल जो है मेन के सवाल भी काफ़ी लेंदी देने लगे, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो यहाँ पर देखो क्या है, पढ़ो पहले ये सवाल को देखो। ये सवाल में ये कह रहा है कि ये जो सर्किट है ना, पहले इस S1 को बंद कर दे रहे हैं, ठीक। कुछ देर के बाद क्या कर रहे हैं कि S1 को खोल देते हैं और S2 को बंद कर देते हैं,
ठीक है। अब कह रहे हैं कि अब इस प्रोसेस में करंट का और टाइम का ग्राफ कैसे होगा, ये बताओ। तो देखो भाई, पहला केस क्या होगा यहाँ पर, इसको आप कर दिया पहले नंबर 1। पहला सिचुएशन में क्या होगा, ये इंडक्टर L रहेगा, ये R है और ये बैटरी है, और इसको आपने ऐसा किया, ये सर्किट रहा। तो इस सर्किट में ये करंट जो है, अब जैसे ही स्विच ऑन करोगे S1, तो ये करंट अब ऐसा धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू होगी और सेचुरेशन पर जाएगी, लंबे समय में ये जाएगी। लेकिन ये शायद सेचुरेशन ना पाए, या पा भी गई तो बीच में ही तोड़ दिया, बीच में ही इन्होंने तोड़ दिया होगा। तो फिर है ये I और ये टाइम किसका है, ग्रोथ ऑफ द करंट, ग्रोथ ऑफ I, ठीक है ना, ये कर्व है। दूसरी स्थिति में क्या कर रहे हैं कि यही इंडक्टर है, यही R है, और इसको इसमें I0 करंट आ गई है या आएगी, जो भी करंट आ गई है ना, किसी भी लेवल पर आ गई होगी। अब इसको वैसे करके डीके करा रहे हैं, ये क्या है, डीके आप आई, ठीक है ना। अब इसका क्या होगा, इसका भी आप जानते हो, इसका जो भी करंट होगी उसके बाद ये धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली डीके करती है, ठीक है ना, ये डीके का ग्राफ है। अब इन दोनों को मिलाना है, तो आइडियली तो ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए। ये नहीं मालूम कि किस जगह पर ये तोड़ रहे हैं, है? लेकिन ये ग्राफ कुछ ऐसे जाता, ऐसे जाएगा, और फिर जब मान लो ये पहुंच गया होगा काफ़ी समय, वैसे सेचुरेशन पर गया नहीं होगा, बहुत इनफाइनाइट टाइम लगा होगा, फिर उसके बाद ये ऐसे डीके कर रहा है। बस ये सवाल है, ठीक है ना। इस तरह का ग्राफ कुछ होना चाहिए। ये ग्राफ, ये तो स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, है ना, इसमें जो है डीके स्ट्रेट लाइन है, ये भी गलत, इसमें स्ट्रेट लाइन, ये गलत, ठीक है ना। इसलिए ये हमारे पास अब दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए हमें इस बी को ये मानना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे इन्होंने सेचुरेशन पर पहुँचा दिया है, ये इनकी खामी है। लेकिन ये ग्राफ जो होगा कुछ कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये ऐसा होगा, अब सेचुरेशन पर पहुँचा नहीं, पहुँचने वाला होगा, ये कुछ पहुँचा है ना, क्योंकि ये लंबे समय तक नहीं रख रहे हैं ना। S1 इज क्लोज्ड एट t=0 एंड स्विच S2 इज केप्ट एट सम टाइम लेटर t0, एक फाइनाइट टाइम ले रहे हैं, तो वो यहीं तक पहुंचा होगा, क्योंकि सेचुरेट नहीं हुआ होगा, और फिर यह अब ये से डीके चालू हो गया होगा, ये ऐसा, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह दिखना चाहिए, लेकिन ये जो है सेचुरेशन तक शायद पहुंचा दिया है, तो ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये जो भी ऑप्शन दिए हैं, बेस्ट ऑप्शन यही है, ठीक है। आगे बढ़े, इस सवाल को देखो क्या है, पढ़ो पहले फिर आगे लगाते हैं। इस सवाल को देखिए, ये सवाल कह रहा है कि ये पूरी सर्किट दी हुई है ना। आर जो है आपका 5 ओम है, एल जो है 2 मिली हेनरी है, ठीक है, ये 15 वोल्ट दिया ही है। अब ये कह रहे हैं कि स्विच जो है हमने बंद कर दिया, है ना, सर्किट चालू हो गया, और काफ़ी देर बाद तो द करंट थ्रू द बैटरी लॉन्ग आफ्टर द स्विच इज क्लोज, तो इसमें जो बैटरी, ये आई करंट कितनी है, आई कितनी है, देखो लंबे समय बाद इंडक्टर जो होता है पूरी तरह से इसमें करंट सेचुरेट हो जाएगी, है ना, और इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। आफ्टर लॉन्ग टाइम द impedance of L is 0, ना, 0 की ओर से कोई भी
अवरोध नहीं होगा। और आई इज सैचुरेटेड, आई इज सैचुरेटेड। ठीक है, जब वो सैचुरेटेड हो गए तो सिंपल यह सर्किट हो गया। ये ऐसा है, सैचुरेट हो गया तो ये सर्किट, ये आर हो गया, ये पैरेलल में ये आर हो गया, आर 5 ओम है, ये 5 ओम है, और ये जो है 15। बस इस तरह का करंट हो गया, इंडक्टर का कोई मतलब नहीं रहा। तो ये 2.5 ओम हो गया, 15 है, तो आई बराबर कितना हो गया, आई बराबर 15/2.5। ठीक है ना, तो ये 30/5, तो 6 एम्पियर, 6 एम्पियर करंट बहेगी ये। ठीक है, क्योंकि ये इंडक्टर की कोई महत्व नहीं रह जाएगा तब, और उसका यह असर पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल देखो, ये पढ़ो फिर लगाते हैं। अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल में ये सर्किट दिया हुआ है। ठीक है ना, ये पूरा सर्किट जो है का इस सवाल में पहले डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये इंडक्टर है, ये रेजिस्टर है ना, और ये बैटरी लगी है। पहले क्या कर रहे हैं कि K1 को, ये स्विच को ये बंद कर दे रहे हैं। काफ़ी लंबे समय बाद K1 को ओपन कर देते हैं, K2 को बंद कर दे रहे हैं। और तब कर रहे, जब K2 को बंद कर रहे हैं तो t = 0 चालू करते हैं, टाइम नापना शुरू करते हैं तब, जब t हुआ 0 K2 को बंद करते हैं तब, और ये K1 को साथ ही ओपन कर देते हैं। अब इसमें जो करंट आएगी I0, पहले तो सैचुरेट हो गई, फिर उसके बाद वो डिके होगी। ठीक है ना, अब ये कह रहे हैं कि 1 मिलीसेकंड के बाद करंट कितना रह जाएगी। कोई बात नहीं, देखो पहले सैचुरेटेड करंट I0 कितना आएगी, I0 होगी E/R। ठीक है ना, E कितना है, 15 वोल्ट है, और इनके पास रेजिस्टर कितना है, 0.15 × 10⁻³ ओम, तो ये 150 हो गया ना, 50/150, तो कुल मिलकर के 1/10 एम्पियर ये करंट हो गई। मतलब ये हो गया 0.1 एम्पियर I0। ठीक है भाई, अब टाउ कितना होगा, टाउ = L/R। तो L कितना दिया है इन्होंने, 3 × 10⁻²। ठीक है ना, ये हेनरी, और R दिया है 150, 150 ओम। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, 3/15 × 10⁻³ ठीक है, ये बना। तो ये हो गया 3, ये 5, ये 1 है ना, तो 0.2 मैंने 2 × 10⁻⁻4 सेकेंड। ठीक है ना, ये टाउ जो है ये इतना है। ओके, कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। अब डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला होता है आई, कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ करंट, या डीके ऑफ करंट कर लो, है ना। डीके ऑफ द करंट का फार्मूला है I0 बराबर I0 जो शुरू में थी e⁻t/टाउ, इस फार्मूले से डिस्पल होगी। तो फिर I कितना रह जाएगी 1 मिलीसेकंड के बाद, I0 जो है 0.1, ठीक, e⁻t -10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻⁴। ये ना, ये 0.2 भी है, और 2 × इतना। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1 e⁻⁵। ठीक है, तो इसको अब क्या हो जाएगा, 0.1 एम्पियर बटा e⁵, और e⁵ 150 है, 0.1/150 है ना, ये एम्पियर। तो ये कितना हो गया,
दैट इज 1/15 गुणित 10 की पावर -2 एम्पियर। ठीक, अब ये कितना हो गया 15 का, एक बार में नहीं होगा ये, 1 15 छक्का 90, 5 15 45 गुणित 10 पर -2 एम्पियर, तो ये कितना हो गया, हाँ 0.63 गुणित 10 पर -3 एम्पियर, तो ये मिली एम्पियर में हो गया 0.63 मिली एम्पियर, 0.63 मिली एम्पियर, 6367, हाँ यही होगा, ये इतना मिली एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखो अगला सवाल, ये क्या है पढ़ो। इस सवाल को देखिए, इसमें ये पूरी कहानी कुछ भी दिया है, ठीक है ना। यहाँ पहली बात यह है कि ये कोई बैटरी है ई, इस ए को सी से जोड़ दिया, काफ़ी लंबे समय के बाद इसमें करंट I0 को होने दिया, फिर ना जब पूरा करंट सैचुरेट हो गई फिर ए को हटा दिया और ये बी को अब ये सी से जोड़ दिया। अब ये पूछ रहे हैं कि अब ऐसी स्थिति में, है ना, अब ये पूछ रहा है आफ्टरवर्ड द सी इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम ए एंड कनेक्टेड टू बी एट t = 0, the ratio of the voltage across resistance and inductor will be at t = L/R, t = L/R पर कितना होगा, कोई बात नहीं। अब देखो इसको कुछ करना नहीं है, बस ये सिंपल, ये है, ये रजिस्टर है ना, ये L है, ये R है। अब इसमें किरचॉफ लॉ लगाओ, तो किरचॉफ लॉ लगाते हो तो LdI/dt प्लस RI = 0। ये क्या चीज़ है, RI द वोल्टेज across रजिस्टर, ठीक है, और ये क्या है, द वोल्टेज across इंडक्टर, ठीक है ना, ये बात। बस इसमें देखो ये जो इक्वेशन है, ये किरचॉफ लॉ वो हर पॉइंट पर आप टाइम, हर समय के लिए सत्य है। दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल द टाइम, फॉर ऑल द टाइम, ठीक है ना, सभी समय के लिए सही है। तो फिर अब देखो LdI/RI कितना होगा, -1 होगा, ठीक है ना। ये जो है डिस्चार्ज के समय जब इतना ही सर्किट एलिमेंट रहते हो, L और R ही केवल रहता है, तो किरचॉफ लॉ कहता है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होगा LdI/dt इंडक्टर के अक्रॉस, और जो वोल्टेज ड्रॉप होगा RI, इन दोनों का जोड़ 0 होगा, तो मतलब इन दोनों वोल्टेज का रेशियो -1 होगा, ठीक है ना, ऑल द टाइम्स, हर समय होगा। अब ये जो सवाल पूछ रहे हैं कि t = L/R पे बताओ, हमें कैलकुलेट नहीं करना है, t = L/R पर, t = टाउ पर पूछ रहे हैं, है ना, t = टाउ पर हम रेशियो क्यों कैलकुलेट करें, ये -1, तो ये -1 आपका हमेशा ही सही है, ठीक है। लेकिन यही बात चार्जिंग के लिए पूछे तो चार्जिंग के मामले में जब ये चार्जिंग में कोई बैटरी हो जाएगी ना, यहाँ पे ये होगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर ये बैटरी हो जाएगी, है ना, तो फिर ये LR, ठीक है ना, तो LdI/dt प्लस RI = E, ठीक है ना। तो अब ये देखो RI ये हो जाता है, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन होगा, इन दो का रेशियो तो पूछेगा नहीं, मान लो पूछ भी दिया तो अब इस इक्वेशन से कैलकुलेट करना, है ना। ये जो इक्वेशन है
जो भी वैल्यू देगा उसके हिसाब से आप रेशियो निकाल देना। ठीक, आगे बढ़े। ये सवाल देखो, इस सवाल को देखिए। ये सवाल बेसिकली ये कह रहे हैं कि S1 S2 ये जो दिया है ना, S1 S2 आर द क्लोज साइमल्टेनियसली कर दिया, इनके चार्जिंग शुरू हो गए। तो इसके बारे में ये बताओ कि जो CR टाइम जो है, टाइम कांस्टेंट इस कैपेसिटर का है टाउ के समय पर ये क्या स्थिति बनेगी। ये एक्चुअली क्या है, ये दोनों ही सर्किट है ना फ्री हैं। दोनों ही सर्किट जो है, ये कैपेसिटर वाला सर्किट है, ये R और ये C, और ये दूसरा इंडक्टर वाला सर्किट है ये। और इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज जो है ये 0 है और ये E है। ठीक है ना। तो ये दोनों की चार्जिंग सेपरेट है, दोनों की चार्जिंग और ये करंट फ्लो ये दोनों ही सर्किट में अलग अलग है। ठीक है ना। तो ये होती है, क्यों पैरेलल में है कोई बात है नहीं, दोनों को अलग अलग मान सकते हो। तो ये कैपेसिटर का जो I होता है वो क्या होता है, नहीं Q देखो, Q है Q0 1 - T/CR, ये इनका फार्मूला रहता है। ठीक है। तो और ये CR को ही ये टाउ कह रहा है, कोई बात नहीं, इसको आप ले लो। और Q0 कितना होता है, CE, जितना ये वोल्टेज रहेगा CE 1 - T/टाउ, ये है फॉर्मूला कैपेसिटर के लिए। इंडक्टर में करंट जाएगी, इसमें कोई रेजिस्टर होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो होगा ही, है ना, हालांकि इसमें दिखाया नहीं है। तो इसमें जो है ऑटोमेटिक अपने हिसाब से ये अलग से ये सिस्टम चलेगा, तो इसके बारे में पूछ नहीं रहा। इसमें ये कह रहा है कि R में पहली बात तो वर्क डन बाय द बैटरी इज, वर्क डन बाय द बैटरी इज हाफ द एनर्जी डिसिपेटेड इन रजिस्टर। वर्क डन बाय द बैटरी, देखो इसमें करंट I1 बह रही होगी, इसमें I2 बह रही है। चलो ये IL कह लो, ये IC कह लो, ठीक है ना। तो I बराबर क्या होगा, IC + IL, ठीक है ना, ये हो गई। तो वर्क डन बाय द बैटरी, बैटरी द्वारा वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय बैटरी इज कितना होगा, I × E, इतना वर्क डन होता है। ठीक है। और ये एनर्जी डिसिपेटेड, तो इधर एनर्जी डिसिपेटेड 1 सेकंड में, पावर डिसिपेटेड जो होगा IC²R। तो इधर इनके दोनों के बीच में हाफ कहने का कोई मतलब नहीं है ना। तो ये तो कभी सही होगा नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये रिलेशन इतना आराम से ये निकाल पाएंगे नहीं। और इस तरह से R दिया भी नहीं है, R की वैल्यू पर निर्भर करता है, तो आधा कैसे बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये तो हमेशा ही गलत होना है। अच्छा, T = पे Q = CB/2, ये कहाँ से आया, ये फार्मूला इसमें रखो। T देखो Q बराबर T = टाउ पर, तो ये C, अच्छा ये हमने E ले लिया है, वो इन्होंने भी ले लिया है, 1 - E हो गया, इतना होना चाहिए ना। तो ये तो गलत हो गया। फिर 2T पर ये सही है ना, 2T पर Q 2 टाउ, ये कितना होगा, CV 1 - E पर -2 घात। देखो इस पर रखोगे 2T रखोगे तो -2T होगा, ये हो गया। तो ये तो सही है, C सही हो गया। T = T/2 पर इतना, वो भी चेक कर लो, वो भी होगा नहीं, है ना। T/2 पर -½ हो गया, -½ होना चाहिए, ये 1 दे रहे हैं, ये भी गलत है। ठीक है। सवाल देखिए, इस सवाल में जो बोल रहे हैं कि ये इंडक्टर है, उसका इंडक्टेंस इतना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस है
और उसमें 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ये सर्किट का ये एलिमेंट है। इसमें कह रहा है कि 1 एम्पियर की करंट कब बहेगी, है ना। द करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पियर एट अप्रोक्सीमेट टाइम इज। देखो आपका ये इंडक्टर है, इसमें एक रेजिस्टर हो गया और ये बैटरी आपने लगा रखा है, ये फिर इसकी चार्जिंग हो रही है। चार्जिंग क्या मतलब, अब इसमें स्विच ऑन किया जस्ट t इक्वल टू 0 पर, इसमें करंट 0 है ना। ये जो दिया है 8.4 मिली हेनरी, ये दिया है 6 ओम, ठीक है, और ये दिया है 12 ठीक वोल्ट। तो अब ये जो सिस्टम बनेगा, देखो मैक्सिमम करंट I0 क्या है, मैक्स करंट कितना हो जाती है, बस ये इंडक्टर बेकार हो जाएगा, तब केवल रेजिस्टर रह जाएगा, ये रह जाएगा। तो 12/6 दैट इज 2 एम्पियर। तो मैक्सिमम करंट 2 एम्पियर की रहेगी। ठीक है, अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका टाउ जो होगा L/R होता है। L/R मतलब 8.4/6, अच्छा 10⁻³ भी है, ये मिली हेनरी है ना। तो 14×6 = 1.4 × 10⁻³ सेकेंड। तो इतना सेकंड के बाद इसमें टाउ आएगा। ठीक है, ये टाउ हो गया, है ना। टाउ इतना हो गया, तो अब इक्वेशन I किसी समय पर, I का इक्वेशन हो गया I0 1 - t/टाउ, ये रहता। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 1 एम्पियर की करंट कितने देर में आ जाएगी। कोई बात नहीं, 1 एम्पियर, तो ये I02 है, तो इसको आप कहो 2 1 - t/टाउ। ठीक, और ये है, अब 1 एम्पियर आना है और टाइम निकालना है। 2 - 2 की जगह आप ऐसे ही कर देते हैं ना, 1/2 = 1 - t/टाउ है। तो ये हो जाएगा, देखो e पर -t/टाउ = ½ ठीक। तो इसका मतलब लॉग लो, t/टाउ = ln2 ठीक, t = टाउ ln2, हाफ लाइफ, आधे करंट होने में आधा, हाफ लाइफ टाइम। रेडियो एक्टिविटी में इसी को हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। तो इसको देखो कितना बनेगा, टाउ कितना दिया है, देखो 1.4 × 10⁻³ और ln2 की वैल्यू 0.7 होती है, 0.693 होता है ना। ये हो गया t, ये इसमें वैल्यू रखते हैं, तो 14×7 = 98, तो ये 0.98 हो गया × 10⁻³ सेकेंड। ठीक है ना, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 मिली सेकेंड। ठीक है ना, ये उत्तर हो गया 1 मिली सेकेंड में हो जाएगा। ठीक, हाँ, नेक्स्ट, अब अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है कि ये सर्किट दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसमें ये कह रहा है कि सर्किट में ये जो फंक्शन है, ये जो दिया हुआ है इन्होंने, ये फंक्शन मैक्सिमम रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी कितनी होती है, ई जो होती है, नहीं ई नहीं करो, यू कर देते हैं, फंक्शन ½ L
आई स्क्वायर, ये जो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में होती है, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और आई कितना होता है, आई बराबर ई बाई आर, ई बाई आर फाइनल 1 माइनस ई पर माइनस टी बाई टाउ, और टाउ टाइम कांस्टेंट है, टाउ इक्वल टू एल बाई आर। ठीक है ना। अब देखो तो यू कितना हो गया, यू बराबर हो गया हाफ एल आई स्क्वायर, आई स्क्वायर मैंने ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक, और 1 माइनस टी बाई टाउ। ठीक, ये यू हो गया। अब ये कह रहा है कि मैक्सिमम रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड, तो ये इसका मैक्सिमम रेट है, ये यू के स्टोरेज का मैक्सिमम रेट। तो मतलब ये यू डैश जो है डी यू बाई डी टी, इसको मैक्सिमाइज करना है ना। डी यू बाई शुड हैज टू बी मैक्सिमाइज। ठीक है ना, कि वो कहता है कि ये रेट ऑफ स्टोरेज जो है ये यू के बढ़ने की गति मैक्सिमम है। तो यू डैश निकालो पहले, इसमें कितना होता है, तो देखो यू डैश कितना हो गया, हाँ ठीक है, यू हाफ एल आई स्क्वायर, ये स्क्वायर है। ठीक है, अब ये करो, ये जो कांस्टेंट है उसको रहने देते हैं, हाफ एल ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये अंदर वाले को 2 1 माइनस ई टाउ बाई ये, फिर इसका है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1/टाउ ई पर ये माइनस टी बाई टाउ, इतना होगा। देखो 2 से ये 2 कट गया। अब यू डैश की जो अब स्थिति बनी एल ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया 1/टाउ, तो ये एल बाई टाउ हो गया। ठीक है ना, एल बाई टाउ हो गया, और ई पर माइनस टी बाई टाउ इंटू 1 माइनस ई पर माइनस टी बाई टाउ, ये इतने, ये आपका फंक्शन हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक बात और देखो कि 1/टी टाउ इंटू एल बाई आर, एल बाई आर को टाउ कहते हैं, इसको 1 हो जाएगा। ठीक है ना, एल बाई आर को टाउ कहते हैं, तो 1/टी एल बाई आर को 1 कहते हैं। तो ये फंक्शन कितना हो गया, इसको आप आगे अगले पेज पे चलो, तो यू डैश बराबर ई स्क्वायर बाई आर हो गया, है ना, और ये कितना हो गया ई पर माइनस टी बाई टाउ, है ना, 1 माइनस ई पर माइनस टी बाई टाउ, ये आपका ये फंक्शन हो गया। यही होना है ना, देख ये आर स्क्वायर, एक आर चला गया उधर, है ना, बस यही ये। अब इस यू डैश को मैक्सिमम होना है, मैक्सिमाइज करने का तरीका देखो क्या है, बस इसी पर हमारा पूरा सवाल निकल जाएगा। वो क्या है, डी यू डैश बाई डी टी, है ना, ई स्क्वायर बाई आर, यहाँ कुछ नहीं होना है, यह पहला फंक्शन, इसका डिफरेंशियल है ना, माइनस 1/टाउ ई पर माइनस टी बाई टाउ, 1 माइनस ई पर माइनस टी बाई टाउ। ठीक, दूसरा फंक्शन प्लस ई पर माइनस टी बाई टाउ, और इसका फंक्शन का
ये प्लस हो गया ई पर माइनस टी बाई टाउ और 1/टाउ ये भी होगा, है ना। इसका 1/टाउ आएगा और ये बराबर हो गया 0। तो देखो क्या बना, ई पर ये ख़त्म हो गया, टाउ से टाउ ख़त्म हो गया, ई इतना ख़त्म हो गया, तो हमारे पास आया ई पर -1 माइनस ई पर माइनस टी बाई टाउ। ये आया माइनस प्लस ई पर माइनस टी बाई टाउ इक्वल टू 0। ठीक है, तो बस इससे ये निकला कि ई पर माइनस टी बाई टाउ इक्वल टू हाफ। ये आपका निकल गया बस। तो फिर अब ये पूछ रहा है यू डैश कितना होगा, यू डैश चाहिए। यू डैश इस वैल्यू पर कितना हो गया, देखो ई स्क्वायर बाई आर। ठीक, इसमें हाफ ठीक है और वहाँ से भी एक वैल्यू हाफ आया, तो ये हो गया ई स्क्वायर, ये आर है, सॉरी ये आर, ई स्क्वायर बाई 4r हो गया। ठीक है, यू डैश इतना हो गया। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि ये ई पर ए घात बटा 4/2b के बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ से ये कंपेयर करो, तो a बराबर क्या हो गया 2 और b बराबर क्या हो गया 2r। ठीक है ना, और r की वैल्यू दिया हुआ है 25, तो ये हो गया 50। तो a बाई बी, एक्चुअली हमारे सवाल में a बाई बी दिया हुआ है ना, शायद ये मिसप्रिंट है, वो b बाई ए है ना, जो भी है जैसा भी है। तो a बाई बी, तो हम b बाई ए निकालोगे तो कितना हो गया, b बाई ए बराबर 25 हो गया। ठीक है, a बाई बी करोगे तो 1/25 आएगा। तो इंटीजर टाइप सवाल होगा ये, तो b बाई ए ही पूछ रहा होगा। ठीक है, अगला सवाल पर चलो। ये सवाल, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें पूछ रहा है कि ये जो सर्किट दिया हुआ है ना, di/dt -1 है, जिस क्षण पर ये इतना है, तो बी ए बी बताओ। बी ए बी, चलो यहाँ पर वोल्टेज वी ए है और यहाँ पर वोल्टेज वी बी है। करंट ऐसे जा रही है, आप करंट की दिशा में जाओ, तो करंट की दिशा में जाओगे तो ये वोल्टेज डाउन होता जाता है। ठीक है ना, डाउन होता, और जहाँ चेंज होगा, डाउन नहीं हो, बढ़ रहा होगा तो बढ़ा देना। ठीक है, तो देखो वी ए माइनस आई करंट मान लो, अभी तो आई मान ले, वी ए माइनस आर आई माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, यह आ गया, और फिर ये भी नीचे गिरे, ये भी घटा, है ना, ये 12 वोल्ट ये भी घटा ना, तो माइनस ई बराबर वी बी पर पहुंच गया। बस यहाँ से चले और ये घटते 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 नीचे उतरते रहे, है ना, और वो वी पर आ गए। तो देखो वी ए माइनस वी बी, यही चाहिए हमको। यहाँ आएगा आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस ई। अब इनकी वैल्यू जो है वो ले लो। आर आई, आर 12 है, आई 2 है, तो 24 हो गया। एल डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी -1 है, एल 6 है, तो ये हो गया -6, और ई कितना है 12 है। ठीक, अब देखो ये आया 30 वोल्ट, है ना, इसका उत्तर हुआ 30 वोल्ट। अगला सवाल देखो, ये इसमें क्या बोल रहा है, 3 आइडेंटिकल रजिस्टर है, आर सभी 12 ओम के हैं। ठीक है, 2 आइडेंटिकल आर इतना ये इतना सुन। द करंट थ्रू द बैटरी लॉन्ग आफ्टर द स्विच हैज बीन कॉल्ड क्लोज्ड, है ना। करंट थ्रू द बैटरी से ये करंट कितना जाएगी जब ये स्टेडी स्टेट आ जाएगी, तो बस, और कुछ नहीं होना। आर की वैल्यू 12 ओम दिया। देखो स्टेडी स्टेट में होने में ये क्या है, ये कंडक्टर बेकार हो जाएगा, ये कंडक्टर का कोई इंडक्टर का कोई मतलब नहीं रहेगा, ये
अब करंट स्टेबलाइज हो गई, ठीक है। तो बस सिर्फ ये आर 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 3 रह गए, तो ये 12 है, ये 0 है, तो इसमें 1 एम्पियर जाएगी, ये 1 एम्पियर इसमें जाएगी, 1 एम्पियर इसमें जाएगी, ठीक है ना। तो टोटल करंट I बराबर 1 + 1 + 1 3 एम्पियर, ठीक है। दिख रहा है, देखो 12 वोल्ट है, ये 0 हो जाएगा, या 12 वोल्ट है, इंडक्टर कोई रिस्पांस नहीं देगा, है ना। द स्टेडी स्टेट देखो, एट स्टेडी स्टेट, है ना, द इंडक्टर्स रेजिस्टेंस इज 0। शुरू में तो ये इनफाइनाइट रहेगा, इंडक्टर शुरू में इनफाइनाइट होगा, लेकिन फाइनल स्टेज में जब स्टेडी स्टेट आएगा तो ये 0 हो जाएगा, उसका इंडक्टेंस का कोई इम्पीडेंस नहीं होगा, है ना। तो अब इसको आप क्या करोगे, I बराबर 3 एम्पियर, बस यही हमारा उत्तर है कि सारे करंट में ये देखो I गई ना, तो ये I1 हो गया, ये I2 हो गई, ये I3 हो गई, 12 ओम 1 एम्पियर की करंट जा रही है। नेक्स्ट, ये क्या पूछा है, एक कैपेसिटर है जो 500 मिलीवोल्ट का है, ठीक है ना, ये चार्ज कंप्लीटली विथ ए DC सप्लाई, इससे कर दिया। इट इज नाउ कनेक्टेड टू एन इंडक्टर, अब द इंडक्टेंस इतना इन LC सर्किट, द मैक्सिमम करंट इतना। देखो ये कहता है ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टेंस से जोड़ दिया, ये ऐसे हो गया। अब ये 500 मिलीवेव है, 500 मिलीवेव, तो इसमें करंट कितना हो जाएगा, ये इधर चार्ज कंप्लीटली यूजिंग इतना, तो देखो CE, ये Q0 आ जाएगा इस पर मैक्सिमम चार्ज, C है 500 × 10⁻⁶, और ये हो गया 100 वोल्ट। तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, देखो 10 पर 4 5 × 10⁻² कूलम, तो मतलब ये हो गया 50 मिलीसी मैंने यानी 50 × 10⁻³ कूलम, ये हो ना 50 मिलीसी कहते हैं, 5 × कितना कूलम, ठीक, इतना आ गया। अब कहता है कि इसमें Q0 इतना हो गया, ठीक है ना, इसका जो ये Q आएगा मैक्सिमम करंट चाहिए, Q बराबर होगा Q0 cos T/√LC होता है, ठीक है ना। इसका जो इक्वेशन होता है Q0, तो Q0 कितना है, 5 × 10⁻² और cos T/√LC, LC कितना हो जाएगा इसमें, देखो L दिया है 50, LC 1/LC चाहिए, तो 1/ ये कितना है 500 × 10⁻⁶, C कितना है, LC हो गया, L हो गया हेनरी, 50 मिलीहेनरी, 50 × 10⁻³ यही तो होगा ना LC। अब देखो कितना हो गया, तो ये तो चला गया, ये हुआ 10⁻⁶/25, ये हुआ क्या 25, ये क्या 10⁻⁶/25, तो ये 4 × 10⁻⁴ क्या होगा, ये ओमेगा की वैल्यू इतना होगी, और इसका रूट लेना है 1/√LC, ये कितना हो गया 2 × 10⁻², माने 200 ये हो गया। तो फिर ये देखो Q बराबर
ये आपका 5 गुणी 10⁻2 cos t भाई 200t। बस ये आपका ये फंक्शन हो गया। आई चाहिए, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, ये आई हुई है ना। तो ये 200 और आ जाएगा, 5 गुणी 200 गुणी 10⁻2 घात sin 200t। ठीक है। अब एम्पलीट्यूड इसका ये हो गया आई जीरो मैक्सिमम मैंने 1000 गुणी 10⁻, तो ये हो गया 10 एम्पियर। ये कितना हो गया 10, 2 तो हो गया 10 एम्पियर। आई मैक्स जो हो गई वो 10 एम्पियर। ठीक, यह जो सही उत्तर हुआ वो 10 एम्पियर। ठीक है ना। अब ये एक्चुअली इसको करंट को यहीं से सीधे ले सकते थे, है ना। यहाँ से आई बराबर देखो क्यू जीरो बाई रूट एल से, ये साइन टी बाई रूट एल से होता है ना। यहाँ से ये मिलता और आई मैक्सिमम होती क्यू जीरो बाई, देखो आई मैक्स कितना हो गया एम्पलीट्यूड क्यू जीरो बाई रूट एल से। अब यहाँ पर सीधे रख लेते तो हो जाता है क्यू जीरो चाहे सी भी दिया है, सी भी दिया है, ये निकाल लो, है ना। और एल से निकाल लो, वही करना तो वही है। तो आप जैसे कर लो, लेकिन इसका उत्तर ये 10 एम्पियर रहेगा। अगला सवाल देखो ये। अब क्या कह रहे हैं इसमें, पर गिवन सर्किट थ्रू द बैटरी 6 वोल्ट, बैटरी यहाँ है, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एस विल, हाँ इसमें करंट कितनी होगी। अब इसको जैसे ही तुरंत जैसे ही क्लोज कर रहे हो तो पूछ रहा है कि इसमें करंट कितनी होगी, कहाँ पर, द करंट थ्रू द बैटरी, इस बैटरी में चाहिए करंट, यहाँ पर करंट आई चाहिए। ठीक है। इस सवाल का क्या करोगे, पहली चीज देखो शुरुआत में ये इंडक्टर बेकार हो गया तो ये सर्किट टूट गया। अब हमारा सर्किट इतना रहेगा, ठीक है ना। इसका इम्पीडेंस होगा इनफाइनाइट, ठीक है ना। इंडक्टर के कारण इसमें करंट जीरो रहेगी, तो यहाँ I1 इक्वल टू 0, I2 इक्वल टू I। अब ये देखो फिर क्या होगा, ये I बराबर क्या हो गया 6/6, देखो 4 ओम ये है, 2 ओम ये तो काम करेंगे, 6/6 1 एम्पियर करंट हो गई 1 एम्पियर। ये आंसर, ठीक है। हाँ, अब ये लास्ट सवाल है शायद इसका, ये देखो 2 कॉइल्स ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस इतना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, द इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस इनका क्या होगा। ये देखो ये घुमा के ले आए, इधर से ले गए घुमा के ले गए। ऐसे सर्किट में जो इक्विवेलेंस होता है, ये फार्मूला है याद रखने का है, ये L1 है ये L2 है, तो L बराबर L इक्विवेलेंट बराबर L1 प्लस L2 माइनस 2M हो गया, क्योंकि ये फ्लक्स जो है ओपोज कर रहा है। यदि ये सीधा रहता, अब ये भी बात है कि सीधा रहेगा तो क्या होगा, अब ऐसा रहता तो ये L1 L2, ठीक है ना। तो अभी इसका उत्तर तो ये हो गया L1 L2 2, ठीक है। लेकिन यदि इस तरह से सीधे जोड़ा होता, देखो इन दोनों में फर्क आपको आना चाहिए, तो ये L इक्विवेलेंट का होगा L1 प्लस L2 प्लस 2M। बस इसको याद करके रखो, इसको डिराइव तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये बस ये याद करके बस रखने का है कि ये ऐसा होता है, जहाँ कहीं भी इस तरह की सिचुएशन होगी तो ऐसा होगा, ठीक है। इसी तरह के सवाल पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। ये अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में ये सर्किट दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसके एलिमेंट दिए हुए हैं। हर सर्किट में ये आर है, ये भी आर है, ठीक है।
ये 2L है, ये L है, ये दो इंडक्टर। इसमें एक चीज़ कह रहा है कि इग्नोर द म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको भूल जाओ, है ना। इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कुछ होगा, लेकिन उसको हम ये कह रहे हैं कि इसको छोड़ दो, नहीं मानो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि किसी क्षण पर ये आई, इसमें जो आई है इस वाले ब्रांच में, तो वो आई मैक्सिमम कब होगी और कितना होगी, ये सवाल है। तो हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि एक इसमें ये करंट, इसमें I1 करंट जा रही है इस लूप में, और इसमें करंट ये I2 जा रही है, ठीक है ना। तो दोनों लूपों का अब ये करंट इक्वेशन लिखो, ये लूप 1, ये लूप 2। तो इसका किरचॉफ लॉ लगाओ। ये कह रहे हैं कि दोनों एक ही क्षण पर ये स्विच ऑफ ऑन कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो फिर बताओ इसमें करंट मैक्सिमम कब होगी, और वो बीच वाले ब्रांच में चाहिए, ठीक है। अब इसको लगाओ, देखो यहाँ से चले माइनस बी वोल्टेज ड्रॉप लो, माइनस बी प्लस RI प्लस LdI/dt। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये 1 का था, I1। दूसरे का देखो, ये 1 नंबर, दूसरे का क्या हो गया, ये दूसरे का हो गया, इसकी दिशा में चलते हैं, पहले यहाँ से चलते हैं, RI प्लस 2LdI/dt, ये 2 है, I2 है, और ये माइनस से प्लस, तो ये माइनस भी, ये भी हो गया, ये इक्वल टू 0, ये बना, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इसमें I1 और I2 सॉल्व करना है, ये लीनियर इक्वेशंस है, पहले हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, और उसकी कंडीशन यही है, t इक्वल टू 0 पर I1 इक्वल टू 0, I2 इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ पर आप लिखो, देखो क्या बनता है। पहले को लिख सकते हैं LdI1/dt प्लस RI1 माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से L से भाग दे दो, तो ये आ गया dI1/dt प्लस R/L I1 माइनस B/R, ये B/R, हाँ ठीक है, ये बराबर 0। और दूसरे का भी ऐसे ही लिख सकते हैं, देखो dI2/dt प्लस R/2L I2 माइनस B/R, ये इक्वेशन है, कोई इशू है नहीं। तो अब आपका ये लिख गया कि I1 बराबर हो गया, बाउंड्री कंडीशन लगाओगे वो बिल्कुल पहले जैसे ही है, तो इसका आएगा V/R 1 माइनस E पर T/R/L, पहले वाले का I1 हो गया, और फिर I2 क्या हो गया, I2 हो गया V/R 1 माइनस E पर माइनस TR/2L, ठीक है ना। तो I1 और I2 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब I1 I कितना है, तो I बराबर हो गया, नीचे की ओर ले लेते हैं, I1 माइनस I2, ठीक है। ये अब I1 माइनस I2 को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम करना है, किस पर है, ये डिफरेंशियल कैलकुलस का प्रश्न है ना।
इसको मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। अगली स्लाइड पर ले चलते हैं। देखो तो आई बराबर वी बाई आर और ई पे माइनस टी बाई टू एल और यहाँ आर माइनस ई टी आर बाई एल, ये बन रहा। इसको घटाओगे यहाँ पर तो वी बाई आर से वी बाई आर कट गया है ना, तो ये रह जाएगा इतना माइनस इतना, तो ये I2 आ गया। ठीक है, अब इसको मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करने के लिए देखो डी आई बाई डी टी कर रहे हैं, वी बाई आर कोई मतलब नहीं, ये रहा, और इसका कांस्टेंट आएगा 1/r/2l आ गया, ई पे माइनस टी r/2l। ठीक, और ये आएगा इसका माइनस हो गया, माइनस हो गया नहीं, और ये जो है माइनस आकर प्लस हो गया, प्लस r/l ई पर माइनस टी बाई r/l। ठीक है, अब ये देखो इसकी पावर आधी है और ये इतनी है। ठीक है, ये जीरो है, जीरो कब होना है, तो इसका r/l ये तो खत्म हो गया, तो ये तब होगा कि ई पे टी r/l इक्वल टू आधा ई पे माइनस टी, ये टी रहने दो, 2l इंटू आर। ठीक है, तो ये टी हल करना है, तो ये एक काम करते हैं यहाँ पर, ये देखो ये पावर जो है हाफ पावर है और ये 2 है, तो अब इसे डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा ई पे माइनस टी r/2 इक्वल टू हाफ। ठीक है, लॉग लो, तो अब आपका ये आ जाएगा r/2l टी इक्वल टू ln2, तो ये टी बराबर हो जाएगा 2l/r ln2। ठीक है ना, इतनी टाइम पर क्या हो जाएगा, इतनी टाइम पर ये मैक्सिमम हो गया। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या है, ये देखो यहाँ पर, ये चौथा सवाल प्रश्न है और ये फिफ्थ है। तो ये जो फंक्शन है ना, ये हाफ है, तो यहाँ पर रख लो वैल्यू, तो आई यहाँ पर ये इसमें रखेंगे एक में। ठीक है ना, तो आई मैक्स निकालना है, मैक्स क्या हो जाएगा v/r। ठीक, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम, ये वाला फंक्शन जब हाफ हो जाएगा तो उसकी वैल्यू रख देते हैं, ये हाफ, ये क्या हो गया, हाफ है, ये उसका स्क्वायर है, तो 1/2 माइनस 1/4। ठीक, तो ये हो गया v/4r। ठीक है ना, आई मैक्स की वैल्यू ये थी। ठीक, तो ये दो ही चीज़ निकालनी है, तो हमारे पास ये हो गया ln2 2lr, ये d सही हो गया और ये b सही हो गया, b/4r। ठीक है, तो ये सवाल का आंसर है। आगे बढ़े। हाँ, इस सवाल को देखिए, इस सवाल को पढ़ो पहले। क्या है कि एक कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी C है, कैन बी चार्ज विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टर R
by voltage V and by closing the switch S1 while keeping the S2 open. इसको क्या है, इसको पहले चार्ज किया, इसको बंद कर दिया, ठीक है, S2 ओपन रखा. The capacitor can be connected in series with inductor by closing the switch S2 and opening S1. ये जो सर्किट है ना, इसी की बात कर रहे हैं कि पहले क्या है, S1 को हमने बंद कर दिया और इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, ठीक. दूसरी बात कह रहा है कि ये चार्ज शुदा जो कैपेसिटर था उसको इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज कर रहे हैं. बस इतनी सी कहानी, ठीक है. इसका ये आंसर निकालते हैं. हाँ, इस सवाल को लगाइए. पहले ये 12वां, इसी सर्किट के आधार पर ये 12वां सवाल है. इनिशियली द कैपेसिटर वाज अनचार्ज, ठीक. नाउ स्विच S1 इज क्लोज्ड. S1 बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, क्लोज्ड, ठीक है. इफ द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट इज टाउ, देन टाइम कांस्टेंट इस सर्किट इसका टाउ है. तो बताओ, इसमें ये बताना है कि आफ्टर द टाइम इंटरवल टाउ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज CV/2, ठीक. ये 2 टाउ के बाद कितना चार्ज रहेगा. फिर अगला क्या पूछ रहा है कि वर्क डन बाय द वोल्टेज सोर्स will be half the heat dissipated when the capacitor is fully charged. After the time 2 tau, मतलब कुल मिलाकर ये पूछ रहा है कि टाउ समय के बाद कैपेसिटर पर कितना चार्ज रह जाएगा, बस, या 2 टाउ पर कितना रह जाएगा, यही चीज़ निकालना, ठीक है. निकालो. ये देखो, पहले क्या कर रहे हैं कि इसको बंद कर दिया. तो हमारा सर्किट यही है, कैपेसिटर चार्ज है, तो इसको आप लिख सकते हो Q/C प्लस RA इक्वल टू V. ये एक हिसाब ना लगाओ तो आप इस पर पहुंचोगे, ठीक है ना. तो इस सवाल को लगाओगे dQ/dt प्लस Q/CR माइनस V/C इक्वल टू 0, ठीक है. तो ये CR बाहर ले लेते हैं. तो अब आपका हो जाएगा dQ/dt प्लस 1/CR Q माइनस V/R. V/R C चला गया, Q माइनस CV, V/R है. ये आपने इस R से भाग दिया था तो V/R है, तो ये CV हो गया, ठीक है ना. इतना बराबर 0. तो अब इसका सलूशन हो गया Q इक्वल टू CV 1 माइनस T/टाउ CR. ये इसका सलूशन बनता है, बस. और CR बराबर टाउ, ये पूछ रहे हैं CR बराबर टाउ, ये टाइम कांस्टेंट, इसमें इतना ही होगा. अब ये कह रहा है कि टाउ के बाद और 2 टाउ पर इसका चार्ज क्या होगा. तो देखो Q टाउ कितना हो गया CV, और ये टाउ हो जाएगा तो 1 माइनस E इनवर्स हो गया, इतना आना चाहिए. और Q2 टाउ कितना होगा CV 1 माइनस E पर -2 हो गया. बस इन दोनों में जो भी होगा उसको देखेंगे. पहला CV/2 ये तो बिल्कुल नहीं है. 2 टाउ पर ये सही है, B सही है. अब ये 2 टाउ पर ये -1 दे रहा है, ये तो सही है ही नहीं. वर्क डन बाय द वोल्टेज सोर्स विल बी हाफ द हीट डिसिपेटेड
व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज। ये कैसे निकालेगा? देख, वर्क डन वर्क डन बाय द वोल्टेज सोर्स विल बी half the heat dissipated when the capacitor is fully charged। अब जरा सी वाले ऑप्शन पर विचार कीजिए। ये जो सी का ऑप्शन है इसके ऊपर हम लोग विचार करते हैं। वर्क डन बाय द वोल्टेज सोर्स विल बी हाफ द हीट डिसिपेटेड व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज। ठीक है, इसको देखते हैं। देखो, अब ये जो है, जो बैटरी है, मान लो बैटरी देखो, वर्क डन कैपेसिटर वाले मामले में वीडियो में आपने ये पढ़ा है, वर्क डन बाय द बैटरी व्हेन सप्लाइंग द चार्ज कितना CV। जब ये फुली चार्ज हो जाएगा ना तो इसका वोल्टेज भी हो जाएगा, तो पूरा चार्ज हो जाएगा CV। ठीक, तो CV यानी वर्क डन सप्लाइंग द चार्ज CV इक्वल टू, देखो, V टाइम Q, तो ये हो गया CV²। ये वर्क डन तो इनका इतना हो गया। कितना? जो सप्लाई है, ये बैटरी जो है ना, जो वर्क डन, जो एनर्जी सप्लाई कर रही है वो इतना है। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है ना, वो करो। क्या हुआ? इन कैपेसिटर कितना हो गया? हाफ CV²। ये आपने कर चुके हैं हम लोग पहले, हाफ CV²। ठीक है, तो एनर्जी लोस्ट इक्वल टू हाफ CV²। ये थी। तो इसमें होता है कि आधा, ये जो एनर्जी लॉस्ट का जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने ऐसे सीधे निकाला, इसको दूसरे तरह से भी हम निकाल सकते हैं। देखो भाई, ये आपका ये चार्ज है, चार्ज का जनरल एक्सप्रेशन ये है। तो करंट इसको डिफरेंशिएट करने पाएगी, I बराबर हो गया, ये हो जाएगा V/R TCR, है ना। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो C कट जाएगा और V/R हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ये करंट का एक्सप्रेशन हो गया। जो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट जो प्रोड्यूस होगी, ये कितना होगा? I² R, है ना, I² R इंटीग्रल dt। मतलब ये पावर है, I² R पावर 1 सेकंड में, तो ये dt, इसको इंटीग्रेट करोगे भी तो ये भी आएगा CB²/2, ये भी आएगा। इसको भी इंटीग्रेट करके देख लो, कुछ नहीं है। इसको जो आप इंटीग्रेट करोगे, इसका स्क्वायर करेंगे ये I का, और सिर्फ एक्सपोनेंशियल है उसका करेंगे CB²/2 आता है। ठीक है ना। तो अब जो हीट लॉस है वो हाफ CV²। तो कुल मिलाकर के बैटरी ने जो हीट सप्लाई किया, जो एनर्जी सप्लाई किया, उसका आधा तो कैपेसिटर में स्टोर हो गया और आधा इसमें रेजिस्टेंस में लॉस्ट हो गया, हीट के रूप में चला गया। ठीक है ना। इसलिए चार्जिंग के दौरान हमेशा ही आधी एनर्जी स्टोर होती है, आधी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, ये कहानी है। लेकिन ये सवाल जो पूछ रहा है ये उल्टा बात कर रहा है। देखो, वर्क डन बाय द वोल्टेज सोर्स विल बी हाफ द हीट डिसिपेटेड, ये उल्टी बता रहा। मतलब हीट डिसिपेटेड इज हाफ दैट ऑफ द वर्क डन बाय द सप्लाई, लेकिन उसका ये उलट दिया है, तो इसीलिए सी गलत है। ठीक है ना। तो एक बात ये, तो ये सवाल हो गया। तो इस सवाल में एक मात्र उत्तर क्या हुआ? कौन सा उत्तर हुआ? बी। ठीक है,
दूसरी बात कर रहा, अब ये कर रहा है कि आफ्टर द कैपेसिटर गेट्स फुली चार्ज, अब इस कैपेसिटर पर पूरा चार्ज हो गया, सी भी चार्ज आ गया, ठीक है, फुली चार्ज। S1 इज ओपन, S1 हटा दिया गया, खोल दिया, और S2 को बंद कर दिया, ठीक है ना। S2 is closed so that inductor is connected in series with the capacitor. कैपेसिटर से अब जुड़ गया। अब ये सर्किट हो गया। तो अब इसमें ये क्या पूछ रहा है भाई, T equal to 0 एनर्जी स्टोर्ड in the circuit is purely in form of the magnetic energy. At T equal greater than 0, the current in the circuit is the same direction. At T equal to 0 greater than 0, there is no exchange of energy. Energy between inductor and capacitor. At T equal to इतना, the maximum instantaneous current in the circuit will be इतना। ये चलो इसको देखते हैं। ये कैपेसिटर आपका पूरी तरह से चार्ज हो गया है और इस सर्किट को हमने बंद कर दिया, ठीक है। ये इंडक्टर है और ये, तो अब इसका सिचुएशन क्या बनेगा, अब देखो T इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा है ना, तो इसका देखो Q/C इक्वेशन, आप इक्वेशन इसको लिखो किरचॉफ इक्वेशन, Q/C प्लस LdI/dt है ना, इक्वल टू 0, ठीक है। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो गया I है ना dQ/dt, और C का गुणा करके इधर कर देते हैं CL d2I/dt स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। तो इसको कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, इसको ये बेकार में ये काम किया हम लोगों ने, यहाँ से नहीं करते, ये प्रश्न नहीं करते, यहीं पे कर लो। तो ये di/dt को हम कह सकते हैं d2Q/dt स्क्वायर प्लस 1/LC इंटू Q इक्वल टू 0, इसको ऐसे लिख सकते हो। ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन है ना। तो Q आ जाएगा Q इक्वल टू Q0, क्या होगा Q0 कोई कांस्टेंट है, Q0 कोई कांस्टेंट, और हम इसको कह देते हैं cos ωt। अब ये ले लेते हैं, ठीक है ना। इसका एक सोल्यूशन होगा, वो 5 फेस भी आएगा, आ सकता ये, लेकिन अब यहाँ पर क्या है देखो, T इक्वल टू 0 पर Q व CB है ना, CB, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा कि Q बराबर क्या हो गई, Q इक्वल टू CB हो गया ना, तो ये CB इक्वल टू Q0, बस। तो ये हो गया। अब आपका पूरा सोल्यूशन हो गया कि Q इक्वल टू CB cos ωt, बस ये कंप्लीट सोल्यूशन हो गया इस पूरे सिस्टम को वो बताने के लिए। ओमेगा क्या है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, ये भी हो गया, ठीक है। अब T इक्वल टू 0 पर क्या है, टोटल एनर्जी क्या है, किस तरह की एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल है। एट T इक्वल टू 0 पर देखो टोटल एनर्जी इज, टोटल एनर्जी का फॉर्म क्या है, वो यहाँ एनर्जी स्टोर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, क्या है, इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, इसमें ये भी देखो आई क्या होगी, आई हो जाएगा CV, ओमेगा की वैल्यू है 1/√LC, और कास का डिफरेंशियल साइन होता है साइन ωt, है ना। तो C से एक C कट गया, तो ये क्या हो गया, C/L √C/L इंटू V, है ना, साइन ωt। तो कास का ये माइनस भी होगा, तो माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस तो माइनस है। अभी ये जो
आपकी एनर्जी इन द करंट का ये एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। ये क्या होगा कि जब ये कंडेंसर चार्ज हो जाएगा फुली, करंट बहना बंद हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर अब कंडेंसर डिस्चार्ज होगा तो करंट बहना शुरू होगी, फिर मैक्सिमम करंट तक जाएगी। फिर उसके बाद ये पूरा कंडेंसर डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर ऐसी स्थिति में ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है इसकी इंडक्टर की, वो फिर डिस्चार्ज होगी। ये आई डीके करना शुरू करेगा, और डीके शुरू करेगा तो फिर इसमें चार्ज जो है बदलता रहेगा, ठीक है ना। इसमें चार्ज जो है पोलरिटी बदल करके माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, फिर प्लस क्यू चार्ज आएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो ये जो है ऑसिलेटिंग सर्किट है, ये सर्किट ऑसिलेटिंग है ना। कभी चार्ज कंडेंसर के अंदर आता है, कभी कंडेंसर डिस्चार्ज होता है, करंट बहती है, डिस्चार्ज, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। और यह अनंत काल तक चलता रहेगा, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई पावर लॉस होगी नहीं। तो इंडक्टर की एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज होती रहेगी। अच्छा, आई का जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आई जीरो जो आएगी मैक्सिमम वैल्यू v√c/L, ठीक है ना। अब इसको देखो क्या पूछ रहा है यहाँ कि एट t इक्वल टू जीरो स्टोर्ड एनर्जी सर्किट इज प्योरली इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक। नहीं, ये तो केवल चार्ज है, उसमें तो करंट बह ही नहीं रही है ना। मैग्नेटिक एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर तो आएगी नहीं, यहाँ पर आएगी नहीं, आई ही नहीं है तो फिर एनर्जी कहाँ से आएगी। एट एनी टाइम t इज ग्रेटर देन जीरो करंट इन द सर्किट इन द सेम डायरेक्शन, है ही नहीं। करंट जो होगी, करंट जो बनेगी आपका, करंट शुरू में जीरो थी तो अब ये करंट कुछ ऐसे होगी, ये साइनोसाइडली बदल रही है। आई और टाइम का ग्राफ ये बनेगी, कभी एक दिशा में करंट जाएगी, कभी दूसरी दिशा में, ऐसा होगा। एट t इक्वल टू जीरो, ये भी गलत हो गया। t ग्रेटर देन जीरो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ये कह रहे हैं कि इंडक्टर से और कैपेसिटर के बीच में एनर्जी का आदान प्रदान नहीं होगा, तो ये भी गलत बात है, इसमें होता ही रहता है, लगातार चलता रहेगा। एट टी ग्रेटर देन जीरो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट इज इतना, ये सही है। अभी हम लोगों ने निकाला आई जीरो जो मैक्सिमम करंट आएगी, एम्पलीट्यूड जो आ रहा है किसकी, वो करंट का इतना है। अब अगला सवाल देखो, उसी पर आधारित है। इफ द टोटल चार्ज स्टोर्ड इन LC सर्किट इज Q0, देन t ग्रेटर देन जीरो, क्या बोल रहा है, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना होगा। चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इतना, द चार्ज ऑन कैपेसिटर इतना इतना इतना। देखो और फिर यहाँ पहुँचते हैं, देखो चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्यों हम लोगों ने क्या निकाला है, देखो ये इस इक्वेशन पर जरा सोचो, है ना। Q बराबर क्या है, Q/LC इक्वल टू माइनस d2Q/dt², ठीक है ना। तो इसको ये भी लिख सकते हैं Q इक्वल टू LC माइनस LC d2Q/dt², ये इतनी आएगी। ये भी एक है। दूसरी बात कि ये चार्ज जो है, यदि Q0 चार्ज है तो Q0 cos ओमेगा t आएगा इस पर। इनिशियली चार्ज Q0 cos ओमेगा t आना चाहिए ना। तो ये पूछ रहा है कि यदि टोटल चार्ज स्टोर्ड इन LC सर्किट इज Q0, है ना, एट द t इज ग्रेटर देन जीरो, तो Q इक्वल टू इतना है। देखो ये π/2 फेज डिफरेंस दे रहा है, ये भी सवाल सही नहीं है। ये यहाँ भी π/2 है, ये भी गलत, ये सही है Q। हाँ, ये C सही है ना, ये आया था, ये C सही है, ये उल्टा कर दिया है। ये मूल इक्वेशन ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन को ही इस फॉर्म में इन्होंने लिख दिया, तो ये सही है, ठीक है। आगे बढ़ें,
तो इस तरह से ये सवाल जो होते हैं आप आराम से लगा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ो। ये क्या है, यहाँ पर क्या है, 2 इंडक्टर है, टू इंडक्टर L1 है 1 मिली हेनरी का, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 है। ये L1 है, क्या लिखा है गलत है, ये 1 मिली हेनरी, ये 2 को बदलो, ये गलत है चित्र में, 1 मिली हेनरी है, और ये जो है ये 3 ओम है। ठीक है, L2 के बारे में क्या बोल रहा, L2 2 मिली हेनरी है, और रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है। 4 ओम तो ये तो ठीक है, 2 मिली हेनरी ये भी सही है ना, ये सही है, ये सही है। ठीक है, और एंड द रजिस्टर इज आर, रेजिस्टेंस 12 ओम, 12 ओम का एक रजिस्टर जोड़ दिया, ये सर्किट में ये दे रहा, और एकरास कनेक्टेड एकरास 5 वोल्ट बैटरी, 5 वोल्ट की बैटरी है जो पैरेलल में सब ये लगा दिया, ये इन्होंने ये सर्किट बना के दे दिया। द सर्किट इज द स्विच ऑन एट t इक्वल टू 0, यहाँ पर हम करंट भेजना शुरू करते हैं t इक्वल टू 0 पर, आई करंट आ जाएगी। ठीक है, पूछता है रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम करंट कितना होगा। हाँ, शुरू में क्या होगा, एट t इक्वल टू 0 पर देखो, t इक्वल टू 0 पर द रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस ऑफ किसका, L1 L2, इंडक्टेंस का R0 नहीं, इनफाइनाइट, क्यों, इसमें करंट बहेगी नहीं, L पे I की 0 में करंट 0 रहेगी, मीन्स I इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो, इसमें जो करंट जाएगी, इसमें I1 जाएगी या I2 जाएगी या I3 गई, ये I1 है और ये I2 है, और इसको आप I3 कर दो, है ना, ये करंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू 0, I2 इक्वल टू 0। शुरू में तो इसमें करंट नहीं थी, धीरे धीरे ये करंट बढ़कर मैक्सिमम हो गई। ठीक है ना, इंडक्टर का चार्जिंग ऐसे ही होता है ना भाई, देखो ऐसे तो शुरू में तो करंट ही नहीं, तो इसमें करंट है नहीं, जो भी करंट होगी इतना, तो देखो I1 I एट t इक्वल टू 0 कितना हो गई पूरी करंट, 5/12 एम्पियर, है कि नहीं। देखो ये 5 एम्पियर, इसका 5 वोल्ट इसका वोल्टेज है, और 12 ओम रजिस्टर है, तो इतना एम्पियर हो गई। तो ये एक बात हो गई। तो ये न्यूनतम करंट जो आएगी 5/12 है ना, यही करंट क्या होगी, I मीन होगी। ठीक है, अब आगे क्या होगा, इसमें भी करंट बहेगी, इसमें भी बहेगी, इसमें भी बहेगी। तो देखो I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा 5/3। ठीक, I2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, है ना, और ये I3 कितना हो जाएगा, वो 5/12 हो गया। ठीक है, अब ये तीनों को जोड़ करके ये I हो गया। I कितना हो जाएगा सर्किट में, 5/3 को 12 कर दें तो ये 4, तो 20/12 हो गया। ये कितना हो गया, इसको भी 12 करो, 15/12 हो गया, और ये 5/12 हो गया, है ना, 5/12, तो ये हो गया 40/12 एम्पियर, ये I मैक्स हो गया। ठीक है ना, तो लास्ट में जब पूरा सेचुरेट हो जाएगा सिस्टम, तो ये कुल करंट जाएगी 40/12। ठीक है, और इनिशियली 5/12, तो ये I मीन आ गई 5/12, और I मैक्स इतना, तो I मैक्स बाई I मीन कितना हो गया, ये हो गया देखो 40/5, ये हो गया 8। ठीक है ना, वही पूछ रहा है रेशियो कितना होगा, बैटरी 8, द करंट क्या जो रेशियो होगा वो 8 हो गया। बस यही उत्तर है। आगे चलें, ये क्या पूछ रहा है, ये कह रहे हैं कि ये LC सर्किट है, LCR सर्किट है ना,
और कैपेसिटर इज चार्ज टू Q0। शुरू में क्या था, ये कैपेसिटर पर Q0 चार्ज है, ठीक है। तो इसमें कोई वोल्टेज आ गया होगा, कोई वोल्टेज आ गया, तो पर्टिकुलर समय पर अब ये मान लो ऐसे करंट बह रही है आई, है ना। तो ये पूछ रहा है कि इफ स्टूडेंट प्लॉट द ग्राफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर विद द टाइम t, ठीक है ना। मैक्सिमम चार्ज मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड आएगा, देखो क्या है, इसका इक्वेशन होगा Q/C प्लस L di/dt प्लस RI इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आएगा L d2Q/dt स्क्वायर, ठीक, प्लस RI को R dQ/dt हो गया, ठीक है, और Q को Q/C कर दिया इक्वल टू 0। L से भाग दे दो तो ये बन गया d2Q/dt स्क्वायर प्लस R/L dQ/dt प्लस Q/CL इक्वल टू 0, ठीक है। तो इन फंक्शनों को हम ये इसको 2 टाउ कर दो, L/R तो इसको B कर देते हैं, d2Q/dt स्क्वायर प्लस 2B dQ/dt प्लस ओमेगा स्क्वायर Q बराबर 0, है ना। इसका सोल्यूशन जो आता है Q बराबर, इसको पहले ट्रांजिएंट में हम लोगों ने सोल्यूशन निकाला है, वो सोल्यूशन आएगा e⁻⁻bt। ये मान कर चल रहे हैं कि ये ऑसिलेटिंग है, bt cos ओमेगा स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूट ये ओमेगा t प्लस सम कांस्टेंट फाई, ठीक है ना। इस तरह से आएगा। ये बाकी चीज़ें फाई और ए इनिशियल कंडीशन पर कुछ आएगा, फाई को इनिशियल कंडीशन डिसाइड करेगा कितना होगा, है ना। तो मोटे तौर ये इस तरह का फंक्शन है। इसका एम्पलीट्यूड ये जो है Q0 t=0 पर जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा ना, ये बोला ये Q मैक्स, तो मैक्स कितना होगा, Q मैक्स जो आएगा वो आएगा A e⁻⁻bt, ये होता है, ठीक है ना। और Q मैक्स और स्क्वायर पूछ रहा है, Q स्क्वायर मैक्स स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर e⁻⁻2bt, तो इसका हो जाएगा A स्क्वायर e⁻⁻RT/L, ठीक है, ये बन रहा, ठीक है ना। तो इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा ये ऐसे ही बनता है, यदि L रहे तो ये बनेगा, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ खींचते हो तो ये कुछ ऐसा होगा, ये एम्पलीट्यूड का ग्राफ बनाओगे तो ऐसा होगा, लेकिन ये फंक्शन का Q का ग्राफ आप बनाओगे तो Q ऐसा होता है ना, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड घटता जाता है, बाद में डैम्प हो जाता है, ठीक है ना, ये ऐसे। तो वो जो है एम्पलीट्यूड का ग्राफ बना रहा है ऐसे, और वो घटना जो है L/R पर निर्भर करेगा, जिसका L/R ज़्यादा रहेगा, है ना, जिसका L/R कम रहेगा वो जल्दी घट जाएगा, जिसका L/R ज़्यादा रहेगा वो देर से घटेगा, बस इतनी सी कहानी है। तो अब यहाँ पर देखो, इफ द स्टूडेंट प्लॉट द ग्राफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट द टाइम t फॉर द टू डिफरेंट वैल्यूज L1 एंड L2, L1 बड़ा है L2 छोटा है। देखो L1 बड़ा होगा तो L/R क्या होगा, बड़ा होगा। देखो τ1 बराबर L1/R, τ2 क्या होगा L2/R, ठीक है ना। जो टाउ जिसका बड़ा रहेगा, है ना, वो ज़्यादा देर लेगा उसको डिक्रीज करने में, है ना, उसका Q डिक्रीज करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना।
जिसका L कम रहेगा वो क्या होगा, जल्दी होगा। तो देखो, तो इसमें L1 नीचे रहना चाहिए, L2 ऊपर। ये देखो ये जल्दी डीके कर रहा है, ठीक है ना, और ये लेट कर रहा है। तो ये सही उत्तर बी होगा। कांस्टेंट तो कभी नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होगा। यहाँ पर L1 स्लो कर दिया है, जबकि यहाँ L1 जो है, हाँ L1 ग्रेटर है। रुक जाओ, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया। ये कि जो बड़ा रहेगा है ना, L1 इज ग्रेटर देन L2, तो L1 बड़ा होगा, तो जो बड़ा होगा उसका, जिसका टाउ बड़ा होगा वो ज़्यादा देर लगेगा, तो L1 ये लेगा ना, ये डी सही है, ये नहीं, इसमें L1 वाले में डीके करने में ज़्यादा टाइम ले रहा, ठीक है, और L2 जल्दी हो जाएगा, तो ये नहीं, ये बी सही नहीं है। तो इसका उत्तर यही हुआ है ना, जिसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा देर में स्लो होगा, यानी उसका ग्राफ कम स्टीप होगा, और जिसका टाउ बड़ा होगा वो जल्दी स्टीप हो जाएगा, ठीक है। टाउ मैंने 1/E करने में ना, जीके करने में 1/I/E तक आने में इसको टाउ समय लगता है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये I0 था, इसमें इतना डीके हो गया, रह गया I/E तक रह गया। तो अब इसमें ये डीके हो गया, इसने ज़्यादा टाइम लिया, इसने कम समय लिया, एक ही समय में। तो जो ज़्यादा समय लेता है उसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा। बस यही सवाल है, आगे देखते हैं। अब यह इस वीडियो का अंतिम सवाल है ना। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है, साथ ही ये चैप्टर भी समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।